तो आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता। देखिए, प्राथमिक चिकित्सा कहते किसे हैं? यदि किसी भी व्यक्ति को चोट लग जाए या अचानक से वो व्यक्ति क्या हो जाता है, रोगी हो जाए, या अचानक से वो व्यक्ति घायल हो जाए, या अचानक से वो व्यक्ति किसी भी तरीके से गंभीर बीमारी में या बेहोशी की अवस्था में पाया जाता है और बिना किसी भी विशेषज्ञ या डॉक्टर के पहुंच से या डॉक्टर की पहुंच से पहले उस व्यक्ति को जो भी सहायता दी जाती है वो सहायता प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। अभी तक कोई भी डॉक्टर यहां पर पहुंचा नहीं है, कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुंची है। एक व्यक्ति हमें बीमार मिला है, उस व्यक्ति को जो हम सहायता देंगे वो हमारी प्राथमिक सहायता होगी। इसका मतलब यहां पे एक चीज निकल के आती है, वो है बिना किसी मेडिकल फैसिलिटी के, कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। दूसरा, जो भी हमारे पास है, जो भी हमारे पास क्या होता है, जैसे रुमाल या फर्स्ट एड किट होती है हमारे पास, जो भी हमारे पास होता है उसी की ही उसकी ही सहायता हम लोग लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास होता है उसी की ही सहायता लेते हैं। अब मान कर चलो किसी का जख्म हो गया और जख्म को आप ऊपर से चाहते हैं कि कोई मक्खी मच्छर ना बैठे और वो ठीक रहे, तो आप क्या करते हैं? आपके पास क्या होता है? एक होता है आपके पास रुमाल, यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक टेम्पोररी टेम्पोररी यानी कि सिर्फ उसी समय के लिए उसी समय के लिए दी जाने वाली केयर प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। एक मरीज को उस समय ही आप केयर देने की बात कर रहे हो। दूसरा आता है कि आखिर कुछ तो उद्देश्य रहे होंगे। जब आप किसी व्यक्ति की सहायता करना चाहते हो तो उसका कोई तो उद्देश्य होगा। तो मान के चलते हैं ये आप हैं और आपका कोई एम है। ठीक है, आपका एम है। अब आपका एम है, आप हो फर्स्ट एडर, FRIST, फर्स्ट एडर, यानी कि आप हो प्राथमिक चिकित्सा देने वाले। आपका क्या उद्देश्य हुआ? आपका सबसे पहला उद्देश्य है कि किसी को भी मरने से बचाना, किसी को भी मृत्यु से बचाओ। आपका सबसे पहले ये याद रखना कि आपको मृत्यु से लोगों को बचाना है। अब दूसरा जो गंभीरता होती है उस गंभीरता को कम करना होता है। मरीज मान के चलो चोट लग गई, अब आपको पता चोट लगने के बाद में इसमें बहुत सारा इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपको इन्फेक्शन से बचाना है। तो ये जो गंभीरता है ना, इस गंभीरता को आप कम कर दो। उसके पास जो आपका अगला पॉइंट आता है वो है, आप चाहते हैं कि कुछ सुधार आए उसकी बीमारी में। जो भी बीमारी है उसमें क्या होना चाहिए? आपको सुधार लाना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि कोई भी स्वास्थ्य केंद्र आपके पास होता है, आप उसमें क्या करेंगे? उसको रेफर कर देंगे। ये चार आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है, सबसे पहला काम, लोगों को मरने से बचाओ। तो फर्स्ट एडर का काम होता है मरने से बचाओ। अब देखो, एक क्वेश्चन निकल के आता है, एक क्वेश्चन आता है, किसी का खून बह रहा है और किसी को सांस लेने में दिक्कत है, वो सांस नहीं ले पा रहा, तो अब इसमें आप क्या करेंगे? सांस अगर नहीं ले रहा तो भी मरेगा, खून बह रहा है तो भी मरेगा। अब यहां पे प्रायोरिटी आती है। प्रायोरिटी 1 वो है आपकी सांस। सबसे पहले सांस लेना जरूरी है। अगर मरीज सांस नहीं लेगा तो खून कितना ही बह लो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर 2 फिर आ जाता है खून, यानी कि सबसे पहले हमें वो देखना है, यानी कि सबसे पहले वो देखना है जिसकी वजह से इंसान मर सकता है। फिर गंभीरता कम करनी है, फिर सुधार लाना है। ठीक है, इस तरीके के उद्देश्य होते हैं। अब यहाँ पे जो प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता है वो ये और ये, 1 नंबर और 2 नंबर, ये दो लोग क्या हैं? प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति हैं।
लेकिन यहाँ पर कोई भी मेडिकल फैसिलिटी तो नहीं दिख रही, कोई अस्पताल यहाँ हो, क्या आपको दिख रहा कि कोई हॉस्पिटल है? नहीं है। क्या आपको किसी प्रकार की कोई क्या दिख रही है, ओपीडी दिख रही है? नहीं है। क्या आपको कोई मेडिकल कॉलेज दिख रहा है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने तुरंत इसे इस पे लिटाया बोर्ड पे और इसे शिफ्ट कर रहे हैं बस। तो बिना किसी मेडिकल सहायता के जो हमारे पास है उसी का इस्तेमाल हमने कर दिया। तो ये जो दोनों व्यक्ति हैं, ये मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण पाए हैं। इन्होंने प्रशिक्षण पाया है फर्स्ट एड का। आपने इनम किया, आपने भी फर्स्ट एड पढ़ ली, तो आपने भी प्रशिक्षण ले लिया। चाहे एनम हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे बीएससी हो, चाहे पोस्ट बीएससी हो, चाहे एमएससी हो, चाहे पीएचडी हो, कोई भी हो, जिनके उसमें मेडिकल साइंस है, फर्स्ट एड आ गया, वो सब प्रशिक्षण पा लिए, तो आप प्रशिक्षित व्यक्ति हैं। ठीक है। अब इमरजेंसी से निपटेंगे कैसे? पहला, आपको स्थान को सुरक्षित करना होता है। फिर आपको उसकी बीमारी का आंकलन करना होता है, जैसे कि क्या मरीज से आपने कुछ पूछा, क्या वो आपको जवाब दे रहा नहीं दे रहा? आपने क्वेश्चन पूछा, क्या वो जवाब दे रहा है या नहीं? क्या वो सांस ले रहा है या नहीं? क्या खून बह रहा है या नहीं? क्या चोट लगी है या नहीं? अब देखिए, जब भी आप मरीज को देखते हैं तो ABC रूल फॉलो होता है। A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग और C फॉर सर्कुलेशन। ठीक है, ये फॉलो होता है, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। ठीक है जी। एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, ये है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब यहां पे तीसरी चीज है मदद के लिए बुलाना। आप कॉल कीजिए, आप कॉल पे जो भी आपका नंबर हो, मान लीजिए 108 की आप बात करते हो, आप कॉल कर दिए, तुरंत आपके पास एम्बुलेंस आ गई और आपने एम्बुलेंस के माध्यम से भेज दिया। अब आप उसे प्राथमिक चिकित्सा देके भेज सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से सीरीज में आपने देखा कि लोगों ने क्या काम किया है, यहां पर काम किया है। एक फर्स्ट एडर ने इमरजेंसी को हैंडल किया है। हैंडल में उसने पहले सुरक्षित किया। मान लीजिए मरीज यहां पर पड़ा है, ये रोड है, इसने मरीज को उठाया और साइड में कर लिया। अब साइड में करने के बाद होगा जो कुछ होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इससे पहले कि आप बैंडेज पढ़ें, अब इसमें कुछ टॉपिक हैं जो हम लोग लेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज फर्स्ट एड की, एक एनम को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले है रोकथाम। ठीक है। और उसके बाद आता है समाधान। बस, रोकथाम समाधान एक जैसे सुनने में आपको चीज समझ में आनी है। रोकथाम समाधान, रोकथाम समाधान। ठीक है। आगे टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक यहां पे निकल के आया, वो है बैंडेज और ड्रेसिंग के बारे में। आप इसे समझिए, बैंडेज और ड्रेसिंग कहते किसे हैं। बैंडेज का मतलब होता है पट्टी, और ड्रेसिंग का मतलब होता है घाव पर क्या करना है, ड्रेसिंग करना है, जिसमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो प्लस पट्टी हो। ये दोनों को मिला के बनाई है ड्रेसिंग। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ड्रेसिंग और बैंडेज, ये दोनों एक ऐसी लंबी पट्टी होती है। अब देखा जाए तो यहाँ पर ड्रेसिंग को मैं हटा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे ड्रेसिंग नहीं है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सिर्फ बैंडेज। बैंडेज किसे कहते हैं? एक ऐसी लंबी पट्टी है जो गोज और अन्य कपड़े से बनी हुई होती है, यानी कि ये कपड़े की होती है। दूसरा, ये चीज करती क्या है, ये कवर करती है घाव को या उस जगह को जहां पर दिक्कत हुई है। जैसे कि कोई घाव हुआ हो, कोई खून बहा हो, जैसे कोई हिस्सा दिखने लगा हो, कहीं सूजन आ गई हो, कहीं चोट लग गई हो, है ना, कुछ भी हुआ है, उस चीज को देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इस चीज को देखा है। ठीक है। ओके। अब इसमें जो बैंडेज है उसके कुछ प्रकार हैं। जैसे कि पहला प्रकार देखने को मिला है ट्रायंगुलर बैंडेज। ये है आपकी ट्रायंगुलर बैंडेज। ये क्या है, इसके कोने हैं, ये इसका बेस है, ये इसके एंगल हैं, कोने,
और ये इसका टॉप है, पहली चीज। दूसरा है रोलर बैंडेज, ये है रोलर बैंडेज। रोलर बैंडेज हो गया, ये रोल है। ये क्या है जी, ये ड्रम के जैसे दिख रहा है, ड्रम के जैसे दिख रहा है। ये क्या है जी, ये टेल है जी। और इसके अंदर क्या होता है जी, हेड होता है। ठीक है। तीसरी चीज ट्यूबुलार। ट्यूबुलार का मतलब है ये ऐसी मान लो ठीक है ना, मान के चलो ये एक क्रैप बैंडेज जैसी है, एक रोलर बैंडेज जैसी है, ठीक। लेकिन इसकी खास बात, पहली, ये अंदर से खोखली है, ठीक है। और दूसरी इसकी खास बात, ये चारों तरफ से क्या है जी, कवर है। तो कवर है, खोखली है, ये क्या पहुंच गई हमारी, ट्यूबुलर बैंडेज पहुंच गई। अब नेक्स्ट आ गया आपका सिलिंग। सिलिंग कैसे होता है, सिलिंग, एस फॉर सिलिंग, ठीक है, और एस फॉर सपोर्ट। बस आपको याद रखना, एस फॉर सिलिंग, एस फॉर सपोर्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए, ये है ट्राइंगल बैंडेज। ये ट्राइंगल है, जैसे कि ये आगे ट्राइंगल है, ये यहां पर एंगल बने हुए हैं, 3 एंगल इसमें देखने को मिला है। ये ऊपर का जो टॉप है, इसको जब आपने फोल्ड किया तो ये फर्स्ट फोल्ड हुआ, ये दूसरा सेकंड फोल्ड हुआ, ये तीसरा थर्ड फोल्ड हुआ। फर्स्ट है, सेकंड फोल्ड है और थर्ड फोल्ड है, ठीक है। दूसरा, यहां पर भी वही है। ये जो आपकी है, ये आपकी कौन सी आ गई, ये आपकी S4 सपोर्ट आ गई। ये है आपकी सिलिंग, ठीक है। इसने सपोर्ट ही तो किया, आप देखो ना ध्यान से, इसने सिर्फ सपोर्ट ही तो किया है। ये कवर है, ठीक है, ये कवर है। इसे आप देखिए, कवर है, मैंने क्या कहा था, ये कैसी है हमारी, अंदर से खोखली है, अंदर से खोखली। और ये क्या है, एक प्रकार की लंबी है। तो मैंने आपको इसका नाम क्या बताया था, ऊपर देखो, ट्यूबुलर बैंडेज। तो क्या ये ट्यूब जैसी नहीं है, ट्यूब लंबी, क्या ये ट्यूब जैसी नहीं है, तो ये हमारी क्या है, ट्यूबुलर है, ट्यूबुलर बैंडेज होगी। और ये क्रैप्स है, ये क्रैप्स बैंडेज है। या इसे हम और कर देते हैं, ये दिखने में कैसी है, ये रोल है, तो ये रोलर बैंडेज भी है। तो क्रैप्स बैंडेज और रोलर बैंडेज, ठीक है। तो ये पिक्चर में देखने को समझ में आ रहा है कि ये चीज क्या है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पहले देखते हैं हम लोग त्रिकोण बैंडेज के बारे में। त्रिकोण बैंडेज का मैंने आपको बताया कि त्रिकोण बैंडेज ये बनी किससे है, ये बनी है जी कपड़े से। तो ये सिर्फ ढांपने के काम आएगी, बस आपको इतना समझना, ये ढांपने के काम आएगी। अब देखो, यहाँ पे स्काल्प बैंडेज है, टेम्पल है, हैंड, आई, जो, चेस्ट, ब्रेज, शोल्डर, एल्बो, फोरआर्म, स्टंप, नीज, लेग। तो जहां भी पट्टी है, आपको समझ में आना, ये सबको कवर कर रही है। पिक्चर में दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। क्या ये आपको दिखाई दे रही है, ये ट्राइंगल है, ठीक है। इसने क्या किया, सिर्फ कवर किया। क्या आपको ये दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, आपकी सिर्फ कवर है। अब आपको ये चीज समझ में आनी है कि ये ट्राइंगल शेप है, ये ट्राइंगल शेप है। तो कोई भी पट्टी आप ले लेंगे एग्जाम्पल में, सीधा समझने का है कि ये सिर्फ ढांपने का काम आएगी, इसका कोई प्रेशर नहीं होगा। मैं इसका लिख देता हूं, क्या कोई दबाव होगा, नहीं, कोई भी दबाव नहीं होगा, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। आगे चलते हैं रोलर बैंडेज के बारे में। मैंने आपको पहले ही बोला रोलर बैंडेज क्या होता है। रोलर बैंडेज की एक लंबाई और एक चौड़ाई होती है, जो कि रोल की हुई एक पट्टी होती है, जिसका एक गोल हिस्सा होता है, जिसे हम लोग ड्रम कहते हैं, और उसके एंड का जो भाग होगा, हम उसे टेल कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जो फर्स्ट है, जब आप किसी वुंड को कवर करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे, तो सबसे पहले टेल होगा जो अंदर की तरफ आएगा, और जो हेड होगा वो क्या करेगा, वो हमें दिखाई देगा। तो हेड दिखाई देता है, टेल दिखाई नहीं देता। अब पहला जो यहां पर है वो है सिंपल स्पाइरल बैंडेज। ये पट्टी ऐसे घूमती हुई चलेगी, ये हमारी सिंपल स्पाइरल है। रिवर्स स्पाइरल है, ये एक बार घूमेगी, फिर ये अपना डायरेक्शन बदलेगी, ऑपोजिट, ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। फिर ये अपना क्या करेगी,
घूमेगी, फिर ये उल्टा चलेगी, फिर ये घूमेगी, फिर ये उल्टा चलेगी, फिर ये घूमेगी, ऐसे घूमती रहेगी। क्यों? ताकि जो पट्टी बन रही है वो स्लिप ना हो, स्लिप ना हो। ठीक है, स्लिप का मतलब है रपटे ना, अपनी जगह से ना हटे। तीसरी है फिगर ऑफ एट। क्या आपको पता है कि पिछले बार 2021-22 का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था जो फिगर ऑफ एट का था। फिगर ऑफ एट जो एंगल होता है या जो जोड़ होता है, एल्बो में जोड़ है, बिल्कुल पता है ना, पैर के नी में जोड़ है, पैर के एंकल में जोड़ है, क्या पता है ना, जहां जोड़ होता है वहां पर फिगर ऑफ एट ही पट्टियां बंधती है। इसे आप समझ लो बात को। तीसरी आ जाती है स्पाइका। स्पाइका एक 8 के प्रकार की पट्टी होती है जो कंधे में है। आपने देखा होगा कंधा किसी का उतर गया, कंधा किसी का उतर गया, तो हम यहां पर दो चीज, इस पट्टी के माध्यम से दो चीज बांधेंगे। पहला शोल्डर, शोल्डर पता है ना क्या कहते हैं, कंधा। ठीक है, कंधा हो गया। और दूसरा क्या बांधेंगे, थोरैसिक रीजन, थोरैसिक यानी के ट्रंक वाला हिस्सा, यानी के जो छाती वाला हिस्सा, ये इन दोनों को हम क्या करेंगे, स्टक कर देंगे। अब ये दोनों स्टक हो गई ना, तो अब ये मूवमेंट करेगी, आपका हाथ नहीं हिटेगा। पट्टी के बांधने का जो काम है वो इसलिए है कि ताकि किसी भी प्रकार से पट्टी में क्या हो, दिक्कत ना आए, स्लिप ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी क्रेप बैंडेज। क्रेप बैंडेज दो ही काम है इसके, एक तो है ये लचीलीदार, और दूसरी लचीलीदार के साथ ये क्या काम करती है, मोच वोच में काम आती है। ठीक है ना, लचीलीदार है, मोच नहीं आना चाहिए, उसके लिए काम करती, प्लस थोड़ी सी हीट भी प्रोवाइड कर सकती है। आप ऐसे कह सकते हो थोड़ी सी गर्मी भी प्रोवाइड करेगी। मानकर चलते हैं कोई पर्टिकुलर हिस्से में जख्म हो गया, थोड़ा बहुत खरोच आ गई, तो ऐसे केस में सूजन आ गई, या कोई हाथ में स्प्रेन टाइप आ गया, मोच आ गई, खिंचाव आ गया, ऐसे केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। नेक्स्ट है आपके सिलिंग। अब सिलिंग, ये सब सिलिंग है आपके सामने, सब सिलिंग है। अब समझने वाली बात देखिए, पहला है कोलर एंड कफ। इसको देखो, ये मैंने लिखा फर्स्ट। इस फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है, इसके गले में को है, गले में बंद किया, ये है कफ, कोलर, कोलर है ये। और यहां पर शर्ट का क्या होता है, कफ। तो कोलर और कफ को आपस में बांध देना, कोलर और कफ को आपस में बांध देना। तीसरा है ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है, नंबर 1 नंबर 2, ये सब क्या है जी, हमारी ट्राइंगल की है। इसमें इसने क्या किया है, अंडर आर्म की ओर निकलते हुए अपने आप को बांधा है, ढापा है। अब इसे आगे की ओर देखते हैं। ट्रायंगल का इसने इस्तेमाल किया है, इमेज के अंदर आप देख सकते हो। इसने दिखाया है कि इस बैंडेज का जो एक कोना होता है हम उसे पकड़ के रखते हैं और इसे घायल बाह के कंधे के ऊपर से लाते हैं। ये जो कंधा है, ये वाला कंधा है ना, ये यहां पर मैं से क्रॉस कर देता हूं, ये घायल है। ठीक है, दूसरा, अन्य कोने को कलाई के नीचे से निकालते हैं। अब ये क्या, ये हमारी कलाई हो गई, ठीक है, ये कलाई होगी, ये इसके नीचे से आ गया, बस बाकी कोने को कंधे के ऊपर ले आते हैं। अब ये वाला जो हिस्सा है, देखिए, ये है 1 हिस्सा, ये है 2 हिस्सा, और ये है 3। अब ये 3 हिस्सा कहाँ है, सोचने वाली बात है, ये 3 हिस्सा कहाँ है, ये 3 हिस्सा इस डायरेक्शन में चला है, इस डायरेक्शन में यहां आया 3 हिस्सा। ठीक है, बीच वाली में दिखेगा आपका, ये आया 3 हिस्सा, और इसने पीछे जाके अपने आप को बांध दिया। तो ये त्रिकोण हो गई जिससे हम बांध रहे हैं, ये हमें सहारा दे रहा है। ये भी हमारा वही तरीका है, कोलर एंड कफ का ये वाला हो गया, और आपका ट्रायंगल शेप में ये वाला हो गया। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो सिलिंग क्या कर रही है, सिर्फ सिलिंग सपोर्ट कर रही है। ठीक है, एस फॉर सिलिंग, एस फॉर सपोर्ट। आगे देखो, ये ट्यूबुलर बैंडेज हो गई। आप इसे देखिए, ये ट्यूबुलर क्या है, इसमें इसका लेंथ देखो, इसका लेंथ देखो, इसमें ऊपर बाह का लेंथ देखो और अंगूठे के पास का लेंथ देखो। तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये एक सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल का मतलब होता है ऐसे वाला, ये है लंबी सिलेंड्रिकल। सीमलेस है, कोई उधड़ बिनाव नहीं हो सकता, इलास्टिसिटी है,
और सिलेंड्रिकल शेप। कहीं भी पैर लो, घुटने की चोट हो, सबसे मेन चीज आपको समझ में आ जाएगा, स्पोर्ट खेलते हैं ना हम लोग, जिसमें हम लोग रनिंग करते हैं, तो रनिंग के माध्यम में आप समझ सकते हो, हाथ पैर बाਹਾਂ आर्म में, स्प्रेन में, सूजन में, सब लोग इसे पहनते अच्छे से दौड़ते हैं। तो इससे क्या होगा, बेनिफिट मिलता है। अब अगर कोई ऐसा हिस्सा है जहां से खून निकलना बंद करने के बाद, घुटने पर ड्रेसिंग लगाने के बाद ट्यूबुलर पट्टी लगाई जाती है, भाई आपने ड्रेसिंग कर लिया एग्जाम्पल, इसको हम क्या कर देते हैं, ये चोट है, ठीक है, ये पहले हो गई हमारी पट्टी, राइट। अब दूसरा कलर लाता हूं, अब इसके ऊपर मैंने क्या काम करा, ये पट्टी लगा दी, ये हो गई हमारी क्या हो गई, ट्यूबुलर। इसने क्या काम करा, इसने पट्टी को खिसकने से बचाया, बस यही आपको समझना, इसने पट्टी को खिसकने से बचाया, ठीक है। पहला टॉपिक बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। अब उसमें आपको करना क्या है भाई, दो ही क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या बोला, दो ही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन का है, एक रोकथाम और दूसरा समाधान, मैंने आपको सिर्फ यही बताया। तो ये आपको समझना है, दिमाग लगाना है कि रोकथाम क्या करेंगे। अब देखिए बर्न कहते किसे, जब कोई सतह जल जाती है उसे बर्न कहते हैं, सीधी सी बात, सबको पता है। बर्न कैसे जलता है, थर्मल बर्न होता है, जब आग या किसी तरल पदार्थ से जलता है तो हीट मिलती है, जिसकी वजह से ये जल जाता है। केमिकल बर्न होता है जब कोई एसिड गिरता है, इलेक्ट्रिकल बर्न होता है जब कोई बिजली का करंट लगता है, रेडिएशन बात होती है जब कोई सूरज के अंदर आप सूरज की रोशनी में रख दोगे, एक्सरे के टच में ज्यादा आओगे तो दिक्कत हो सकता है, जैसे कि आपने कैंसर देखा होगा, कैंसर का मरीज, ठीक है ना, सतह काली होने लगती है। फ्रिक्शन, जब त्वचा रगड़ में आती है, घर्षण में, घर्षण में क्या होता है, सतह आपस में मिलती हैं तो घर्षण से हीट पकड़ के वो जल जाता है। कोल्ड बर्न या फ्रोस्ट बाइट होता है, ये ठंडक से होता है, जैसे कि बर्फ, कोल्ड ड्रिंक, इस तरह से गर्म में ठंडा पी लेते हैं, उसमें ये चीज काम करती है। तो ये अलग अलग प्रकार से बर्न होता है, समझ में, अलग अलग प्रकार से बर्न होता है। अब जलने की कुछ डिग्रियां रखी हैं, देखो, डिग्री का मतलब है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट डिग्री का, सेकंड, अब फर्स्ट डिग्री की बात करोगे तो एपिडर्मिस है, सेकंड डिग्री की बात करोगे तो एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस है, और तृतीय की बात करोगे तो दोनों की दोनों आ गई, चतुर्थ डिग्री की बात करोगे तो मांसपेशी आ गई। अब इसे समझ के देखिए, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें इमेज नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इमेज, आप ऐसे ऐसे समझ लीजिए, इमेज समझा देता हूँ। ये जो है सबसे ऊपर सतह, ये एपिडर्मिस होती है, आप ऐसे समझिए। इसके नीचे जो होती है वो डर्मिस होती है, ठीक है। इसके नीचे ये हो गया टिश्यूज, इसके नीचे ये फैट हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे ये आ गया, क्या ये दोनों कवर करेंगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस, डर्मिस, और ये आ गया लास्ट में हाइपोडर्मिस, ठीक है ना, हाइपोडर्मिस हो गया, तीन लेयर काम कर दी। और इसके नीचे आ जाता है मांसपेशी, तो चौथा यहां पे आ जाता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, और मांसपेशी फोर्थ है। ऐसे करके डिग्रियां जो होती हैं वो चेंज करती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, जेनाइटल एरिया ही 1% है, पेरिनियल एरिया ही 1% है, ठीक, प्राइवेट पार्ट ही 1% है। तो प्राइवेट पार्ट, जेनाइटल एरिया और पेरिनियल, पेरिनियल एरिया तीनों ही 1% है, ठीक है, तीनों ही 1% है। यह आपको चीज समझ में आना है, तीनों 1% है। लेकिन बाकी चीजों के तो अलग अलग हो गया ना, दोनों हाथ का अलग अलग परसेंट है। अब इसमें रूल ऑफ 9 जो होता है, ये समझ में देखो, पार्कलैंड फॉर्मूला होता है, इसमें जो सॉल्यूशन दिया जाता है मरीज को वो रिंगर लैक्टेट होता है, जो अमाउंट दिया जाता है वो आधा तो शुरू के 8 घंटे में दिया जाता है, और बचा हुआ 8 16 घंटे में दिया जाता है, दोनों मिला के 24 घंटे हो जाते हैं। तो 24 घंटे में जो सॉल्यूशन आप दोगे मरीज को वो हम करते हैं, और 24 घंटे में जो सॉल्यूशन देगो पता कैसे होगा, वो इस फॉर्मूला के माध्यम से पता चलता है। कितनी रिंगल देंगे, 4 ml गुना जितने बॉडी सरफेस एरिया है और बॉडी का वेट कितना है, उससे हमें पता चल जाता है, ठीक है जी, सीधी सी बात। अब बात करते हैं सीपीआर के बारे में। सीपीआर क्या होता है, सीपीआर में कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में आना है।
बहुत ही सिंपल है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो गया, उसे सांस नहीं आ रही, सांस उसकी बंद हो गई, प्लस उसकी पल्स भी नहीं आ रही, पल्स भी नहीं आ रही, ऐसे केस में जो हम करेंगे वो होगा हमारा पुनर्जीवीकरण। ऐसे केस में 30:2 के हिसाब से हम लोग चलते हैं। छाती पे दबाव, चेस्ट कंप्रेशन देंगे 30 1 मिनट में, और सांस जो देंगे वो देंगे हम लोग 2। तो ऐसा ऐसा कर करके 1 मिनट में 100 से 120 बार हम लोग चेस्ट कंप्रेशन और रेशियो के मुताबिक दे देते हैं। ठीक है। और इसके माध्यम से जो चेस्ट एरिया में जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम होता है, उसमें जीफोइड प्रोसेस होता है, जीफोइड प्रोसेस होता है। ठीक है। उस जीफोइड प्रोसेस में देखिए ये है स्टर्नम, और ये लास्ट का एड है जीफोइड प्रोसेस। तो जीफोइड प्रोसेस पे हम लोग करते हैं चेस्ट कंप्रेशन पूरे 1 मिनट में 100 से 120 बार, और 5 से 6 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंच तक की इसमें दबाव गहराई जाएगी। तो जब आप सीपीआर किसी को देंगे तब आप इसे ऐसे करेंगे। अब करते कैसे हैं इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिए। पीछे की इवाज फोटो देखिए। पहली चीज आपने क्या किया है, ये तो दबाया है माथा, हेड दबाया है, गर्दन के नीचे हाथ रख के, और चिन को उठाया है। ये क्या है, उठाया है। ठीक। ये क्या है, दबाया है। ठीक है, पहला तो ये कर दिया। उसके बाद इसने मुंह को खोला है, ठीक, अच्छे से खोला है। अब इसने क्या किया है, सांस दी है माउथ टू माउथ, और ये चेस्ट कंप्रेशन दिया है। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, सीपीआर मरीज को दे सकते हो। ठीक है। फिर जैसे डूबना होता है, सबको पता है डूबना क्या होता है। तो डूबने से आप बचाने के लिए आप क्या करोगे, कोई तैराकी व्यक्ति भी डूब सकता है, और अगर ये व्यक्ति डूबता है और पानी ठंडा है तो वो हाइपोथर्मिया में मरीज जा सकता है, बड़े आसानी के साथ जा सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आता है, मैं पीछे करता हूं, क्वेश्चन बताता है, बताइए इसका प्रिवेंशन क्या होगा। ये पीछे आता प्रीवियस, क्यों टेंशन क्या होगा। भैया सीधी सी बात है, पानी क्या घर में भरा है तो रखो, नहीं, उसे हटा दो। अगर बच्चा पानी के पास जा रहा है तो उसे पानी के पास मत जाने दो। समझो इस बात को। पानी अगर भर गया है तो आपको पानी से करना क्या है, आपको पानी से अपने आप को बचाना है। ये इस बात को आप समझ लो। आपको क्या करना है जी, पानी से बचाना है। पानी घर में भरा हुआ है तो उसे हटा दो। पानी अगर आप हटा देंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, बच जाएगा। यानी कि आपको पानी से बचाना। तो दो ही चीज मैंने आपको बोली है, पहला बोला है आपको बचाओ, दूसरा समाधान। ये मैंने आपको बोला। बचाओ पे पिछली बार पूछा, इस बार शायद समाधान पूछ ले। ठीक है ना। तो ये आपको पता ना। अब समाधान, डूबने का समाधान क्या होता है भाई, पानी से क्या करना है आपको, बाहर निकालो। ठीक। उसके बाद उसको लेटा दो। ठीक है। फिर जो उसका जो मुंह होता है वो एक साइड करो, और जो पानी है उसको मुंह से बाहर निकाल दो। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, इंसान की जान बचा सकते हो। अगर नो क्या रेस्पिरेशन, तब आप मरीज को सीपीआर कर सकते हो, तब आप मरीज को सीपीआर कर सकते हैं, तो मरीज को सीपीआर कर सकते हैं। ठीक है। ये दम घुटना है। अब बताइए दम घुटने में बचाव क्या होगा। दम घुटने का बचाव का सीधा सा एक ही फंडा है कि भाई साहब जो भी फॉरेन पार्टिकल है, जो भी सिक्का है, जो सिक्का है, मुंह में कुछ भी आ सकता है बाहर की चीज, जो भी बाहरी चीज है उससे आप दूर रहें। ये तो है बचाव। समाधान क्या होगा, ये दोनों क्या है जी हमारे, स्कैपुला। ठीक है। स्कैपुला, एक इधर होगी स्कैपुला, समझ कर देखो स्कैपुला, और ये हो गया बीच में। ठीक। यहां पे 3 से 4 थपकी, और इसको आगे को क्या करना है जी, आगे को बैंड होना है। व्यक्ति को आगे को बैंड होना है, दोनों कमर के बीच में आपको 4-5 थपकी मारनी है। जो मुंह से में होगा वो बाहर आ जाएगा, फॉरेन पार्टिकल। ये आपको दम घुटने वाले केस में करना है। ठीक है। दम घुटने के केस को क्या कहते हैं जी, चोकिंग कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, दोनों कंधों के बीच में 5-6 बार थपकी करोगे तो आ जाएगा, जो कुछ होगा वो बाहर निकल जाएगा, और बाहर जो वस्तु निकली है
उस व्यक्ति को आपको क्या कर सकते हो, आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, एक चीज इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको समझनी है। अगर व्यक्ति खांस सकता है तो खांसने के माध्यम से वो क्या करेगा, उसका वायु मार्ग साफ हो जाएगा, उसको सांस